नमस्कार। आज हम 1917 के चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। अब देखिए, स्कूल की किताबों में हम सबने पढ़ा है, गांधी जी चंपारण गए, किसानों की मदद की और अंग्रेज मान गए, कहानी खत्म। लेकिन हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं ना, वो बताते हैं कि ये इतनी सीधी सादी कहानी थी ही नहीं। ये तो एक तरह से राजनीतिक शतरंज की बिसात थी, जिस पर गांधी जी ने एक ऐसा दाव खेला जो अंग्रेजों को शायद समझ ही नहीं आया। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था। ये तो मतलब भारत में सत्याग्रह की पहली और सबसे सफल फील्ड टेस्टिंग थी। और मजे की बात यह है कि इस टेस्टिंग की शुरुआत एक ऐसे अड़ियल किसान ने की जिसका नाम ज्यादातर लोग भूल चुके हैं, राजकुमार शुक्ला। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि चंपारण का जो शोषण का सिस्टम था, वो असल में कितना गहरा था। गांधी जी का तरीका इतना इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया और कैसे इस एक घटना ने आजादी की लड़ाई का पूरा गेम ही बदल दिया। चलिए सबसे पहले उस जमीन की बात करते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि चंपारण बिहार का मतलब बेहद उपजाऊ इलाका था। तो फिर किसान भूखे क्यों मर रहे थे? ये कैसा विरोधाभास है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। आप देखिए, किसानों की बर्बादी का कारण उनकी खुशकिस्मती ही थी, मतलब उनकी उपजाऊ जमीन। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और उन्हें कपड़ों को रंगने के लिए नील की जबरदस्त जरूरत थी। तो अंग्रेज बागान मालिकों ने, जिन्हें नीलहे कहा जाता था, उन्होंने चंपारण की जमीन को एक सोने के खान की तरह देखा। और यहीं से 3 कठिया सिस्टम की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि इसका मतलब था कि हर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर नील उगाना जरूरी था। पर दस्तावेज कुछ और ही बताते हैं कि ये सिर्फ खेती का बंटवारा नहीं था, ये तो एक पूरी तरह से डिजाइन की गई शोषण की मशीनरी थी। बिल्कुल। 3 कठिया तो बस एक एक शुरुआत थी। असली खेल तो इसके आगे था। पहली बात तो यह कि नील की खेती जमीन को बंजर बना देती थी। वो जमीन से सारे पोषक तत्वों मतलब सब कुछ खींच लेती थी। कुछ साल बाद उस जमीन पर धान या गेहूं उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तो किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन खो रहा था। हम्म। और दूसरी बात, नील की कीमत कौन तय करता था? नीलहे। और वो कीमत बाजार भाव का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती थी। मतलब किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता था। मतलब मेहनत किसान की, जमीन किसान की, लेकिन फायदा सारा। बागान मालिकों का। हाँ, और मुझे एक स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाली बात मिली कि ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था। किसानों को नील उगाने के लिए जो कर्ज दिया जाता था, उसकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसान की 7 पुश्तें भी उसे चुका नहीं पाती थीं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला कर्ज का जाल था। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। इसके ऊपर से थे अवैध टैक्स। अव्वाब कहते थे उन्हें। दस्तावेजों में तो दर्जनों ऐसे टैक्स का जिक्र है। अगर आपके घर में बेटी की शादी है तो ब्याहुली टैक्स दो। अगर नीले साहब हाथी या मोटर खरीद रहे हैं तो हथियावन या मोटर वन टैक्स दो। यहां तक कि अगर आप बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे चाहिए तो उस पर भी घुआई नाम का टैक्स था। बाप रे, ये तो एक संगठित संस्थागत लूट थी। हाँ, किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह गया था। और इसी माहौल में राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान उठता है, जो तय करता है कि भाई अब बहुत हुआ। हमारे स्रोत उन्हें एक असाधारण रूप से हठी व्यक्ति बताते हैं। वो तो गांधी जी के पीछे ही पड़ गए थे। लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, जहां गांधी जी जाते वो पहुंच जाते। हाँ, और ये किस्सा बहुत मजेदार है। गांधी जी ने शुरुआत में उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो भारत के बड़े राजनीतिक मुद्दों में उलझे हुए थे। उन्हें लगा कि ये किसी दूर दराज के गांव का कोई कोई स्थानीय मसला होगा। उन्होंने शुक्ल से कहा भी कि भाई आप कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखें। लेकिन शुक्ल अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, आपको मेरे साथ चंपारण चलना होगा। आपको अपनी आंखों से देखना होगा। और उनका यही हट था जो आखिरकार गांधी जी को चंपारण खींच लाया। और जब गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी स्टेशन पर उतरे, तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे बड़े बड़े वकील और नेता भी थे। लेकिन अंग्रेजों को तब भी ये अंदाजा नहीं था कि ये वकील दिखने वाला आदमी उनके साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। उन्होंने आते ही गांधी जी को चंपारण छोड़ने का नोटिस थमा दिया। और यहीं पर कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट आता है।
अब तक क्या था कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने कोई भी भारतीय नेता इस तरह खड़ा नहीं हुआ था। गांधी जी ने नोटिस लेने से इनकार नहीं किया। उन्होंने उस पर बाकायदा रसीद दी और नीचे लिख दिया कि वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने अवज्ञा या डिसोबीडियंस शब्द का इस्तेमाल किया। भारत की जमीन पर एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसने अंग्रेज अधिकारियों को मतलब सख्ते में डाल दिया। ये तो अपने आप में एक धमाका था, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही गांधी जी ने नियम बदल दिए थे। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा कानून तोड़ रहा हूं और हाँ, मैं इसके लिए सजा भुगतने को भी तैयार हूं। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया कि इससे कैसे निपटा जाए। वो हिंसा से, प्रदर्शनों से निपटाना जानते थे, लेकिन इस नैतिक ताकत के सामने वो निहत्थे थे। बिल्कुल। और इसके बाद गांधी जी ने जो किया वो और भी ज्यादा क्रांतिकारी था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई प्रदर्शन नहीं। उन्होंने एक वकील की तरह अपना काम शुरू किया। उन्होंने और उनकी टीम ने चंपारण के गांवों में घूम घूम कर किसानों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। एक किसान से बात की, उनके दस्तावेज देखे, नीलोहों की ज्यादतियों के सबूत इकट्ठा किए। हमारे दस्तावेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि गांधी जी का तरीका भावनात्मक नहीं था, बल्कि आज के जमाने में जिसे हम डेटा ड्रिवन अप्रोच कहते हैं ना, हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। एक वो वैसा था। कुछ ही हफ्तों में उनके पास हजारों किसानों के हाथ से लिखे हुए बयान और सबूतों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था। हाँ, और ये अंग्रेजों के लिए एक नया अनुभव था। वो इस तरह की चुनौती के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी हजारों पन्नों के सबूतों के सामने ठप पड़ गई। वो गांधी जी को जेल में डाल सकते थे, पर इन हजारों आवाजों का क्या करते? इस डेटा ने गांधी जी को एक ऐसी नैतिक शक्ति दी जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ गांधी जी के खिलाफ केस वापस लिया, बल्कि उन्हें अपनी जांच जारी रखने की इजाजत भी दे दी। तो ये सिर्फ सत्य के लिए आग्रह नहीं था, नहीं, ये तथ्यों के साथ आग्रह था। लेकिन क्या ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बस इसी एक आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया? मतलब किसान विद्रोह तो पहले भी होते रहे थे। चंपारण में ऐसा क्या अलग था जिसने इसे इतना राष्ट्रीय बना दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्क दो स्तरों पर था। पहला, तरीके का। पहले के विद्रोह अक्सर हिंसक हो जाते थे, जिन्हें अंग्रेज आसानी से कुचल देते थे। चंपारण में गांधी जी ने पहली बार दिखाया कि अहिंसक और संगठित प्रतिरोध कितना असरदार हो सकता है। ये एक ऐसा हथियार था जिसे काटा नहीं जा सकता था। और दूसरा और सबसे बड़ा फर्क ये था कि इसने आज़ादी की लड़ाई को भारत के आइडिया से निकालकर भारत की जमीन से जोड़ दिया। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, चंपारण से पहले स्वतंत्रता आंदोलन ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग का आंदोलन था। कांग्रेस की बैठकें बड़े शहरों में होती थीं। उनकी मांगें भी राजनीतिक सुधारों तक, काउंसिल में ज्यादा सीटों तक, मतलब इन चीजों तक सीमित थीं। गांव में बैठा एक आम किसान जो अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ लगान वसूलने वाले अत्याचारी के रूप में जानता था, वो इन बहसों से खुद को जोड़ नहीं पाता था। और चंपारण ने इस दूरी को खत्म कर दिया। एकदम। चंपारण ने पहली बार आजादी की लड़ाई को सीधे सीधे किसान के खेत से, उसके कर्ज से और उसकी भूख से जोड़ दिया। इसने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को एक जबरदस्त जनाधार दिया। अब आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण से मुक्ति भी हो गया। और इसी आंदोलन ने गांधी जी को आम लोगों का नेता बना दिया। चंपारण से पहले उन्हें कुछ ही लोग जानते थे। चंपारण के बाद वो पूरे भारत के महात्मा बन गए। तो जब गांधी जी के सबूतों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब अंग्रेजों ने क्या किया? जाहिर है वो आसानी से हार मानने वाले तो नहीं थे। उन्हें हार माननी पड़ी। सरकार को चंपारण कृषि जांच समिति, मतलब चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी को भी उस समिति का सदस्य बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। जिस आदमी को वो कुछ हफ्ते पहले जिले से निकाल रहे थे, अब वो उनके साथ बैठकर नीतियां तय कर रहा था। और इस समिति का नतीजा क्या निकला? क्या किसानों की समस्याएं सच में हल हो पाई? हाँ, नतीजा एकदम ठोस निकला। गांधी जी के पास इतने मजबूत सबूत थे कि समिति के बाकी अंग्रेज सदस्यों को उनकी बात माननी ही पड़ी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पास हुआ और इस कानून ने तिनकटिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साथ ही नीलों ने जो अवैध रूप से पैसा वसूला था, उसका 25% हिस्सा उन्हें किसानों को लौटाने के लिए भी मजबूर किया गया। ये तो किसानों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। न केवल उनकी समस्या का समाधान हुआ, बल्कि उन्हें उनका पैसा भी वापस मिला। और ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी, जिसका मूल्य उस 25% पैसे से कहीं ज्यादा था। पहली बार चंपारण के किसानों ने देखा कि अंग्रेज बागान मालिक, जिन्हें वो भगवान की तरह अजय समझते थे, वो भी कानून के सामने झुक सकते हैं।
इसने उनके मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाल दिया और इसने पूरे देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा कि अगर वो संगठित और अहिंसक तरीके से लड़ें तो जीत मुमकिन है। तो चंपारण ने एक तरह से भविष्य के सभी बड़े आंदोलनों का, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का खाका तैयार कर दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चंपारण वो प्रयोगशाला थी जहां उस हथियार को तैयार और टेस्ट किया गया जिसका इस्तेमाल करके भारत ने आखिरकार आज़ादी हासिल की। और वो हथियार था सामूहिक संगठन और अहिंसक प्रतिरोध। चंपारण ने साबित कर दिया कि असली ताकत तोपों या बंदूकों में नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों में है जो सत्य के लिए एक साथ खड़े होने का साहस रखते हैं। तो आज हमने देखा कि चंपारण का आंदोलन सिर्फ नील की खेती का कोई विवाद नहीं था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक वैचारिक मोड़ था। इसने लड़ाई को शहरों के ड्राइंग रूम से निकालकर गांवों के खेतों तक पहुंचाया और इसने गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके को स्थापित किया और ये दिखाया कि तथ्यों और नैतिकता पर आधारित एक संगठित अहिंसक आवाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। और ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चंपारण ने सिखाया कि आर्थिक शोषण के खिलाफ एक नैतिक और डेटा पर आधारित लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। अब यहां से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आज के दौर में जब शोषण के रूप और तरीके बदल गए हैं, वो शायद अब नील की खेती जैसे प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि डिजिटल या कॉर्पोरेट सिस्टम में छुपे हुए हैं, तो क्या गांधी का चंपारण वाला मॉडल आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या आज की जटिल समस्याओं का समाधान भी तथ्यों, संगठन और अहिंसक प्रतिरोध के उसी रास्ते से निकल